Hello, friends. Warm welcome. I'm your friend Vikas Bhardwaj, and welcome to Ansarkari. And today, before getting into the newspaper and other details, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आए, ताकि आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच आए, और उन सबको समझने के लिए जरूरी है कि हम पूरी ईमानदारी और पूरे लगन से काम करें। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी इंस्पायरिंग आइडियाज हैं जो ना सिर्फ एक सिटीजन के तौर पे आपको इंस्पायर करते हैं, बल्कि आपको एग्जामिनेशन में भी रेलेवेंट होंगे? लेसन्स हमें चाहिए ऐसे लीडर्स की लाइफ से। तो ऐसा एक लीडर जो मेरे माइंड में आते हैं वो है हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो आप कह सकते हैं कि अक्टूबर 2 गांधी जी के साथ उनका बर्थडे मनाया जाता है। और मुगल सराय में उनका जन्म हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा जो है उन्होंने ही दिया था। बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, बिकॉज ही वॉज सोन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया in June 1964, and then he was there till January 1966, जब ताशकंद समझौते के लिए he was there in Tashkent, and unfortunately he passed away. But he has been known and he has been very appreciated for the stellar contribution that he gave to the country. तो यानी दो वर्ड्स अगर मैं यूज करूं, वैल्यूज और एथिक्स, उन दोनों के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे लिए बहुत ही महान विभूति रहे हैं। सो कैसे रहे अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो बचपन से उनकी हमने स्टोरीज पढ़ी थी। बचपन से हमें आया है कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जो है स्कूल ढंग से जा सकें या अपने खर्चे का निर्वहन कर सकें। देन स्टिल ही यूज्ड टू स्विम अक्रॉस गैंजेस दिन में 2 बार, और सर पर किताब बांध देते और नदी को पार करते। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके लाइफ की। तो ए ट्रू लीडर displays his progressive attitude from the very beginning. A true student also for civil services will display the attitude from the very beginning. He was he took the title of Shastri after completing his graduation. शास्त्री का मतलब स्कॉलर होता है, और उन्होंने जो है अपना जो टाइटल था उसको उन्होंने त्याग दिया था। Similarly, a true leader will also behave very well when accountability comes away. When there was sudden demise of the India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, Shastri ji, he took the oath of office, and he strived India through India Pakistan war in 1965. मेजर फूड शॉर्टेजेस उस समय हो रही थी, मेजर फूड शॉर्टेजेस थी उस समय। आप लगा लीजिए कि इतनी दिक्कतें थी भारत को कि आप सोच नहीं सकते। एट द सेम टाइम introduced he introduced he was the one who introduced the idea of minimum support price. उन्होंने जो है प्राइस कमीशन को सेटअप किया, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, जो अब MSP को रिकमेंड करता है। वो अपनी गवर्नमेंट के क्रिटिकल भी होते थे, इसीलिए उन्होंने एज ए रेलवे मिनिस्टर रिजाइन ही कर दिया था। ही टुक द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर आपको पता होना चाहिए एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। दैट वाज इन तमिलनाडु, अरियालूर, ARIYALUR। उनका जेस्चर सबने जो है बहुत 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 ही प्रेरणादायक जेस्चर था। सिमिलरली, इससे क्या पता लगता है कि ट्रू लीडर जो है क्रिटिसिज्म्स को पॉजिटिवली लेता है। वो लूप होल्स जानता है चीजों में और अपनी गलती भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन काम करना नहीं छोड़ता। अपोजिशन पार्टीज जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन सितंबर 1964, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला हमारी सरकार में कमियां हैं, बट देन उन्होंने जो है ये बताया कि हम अपना काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पंडित जी के नाम को बार बार नहीं लेके आना चाहते जो नहीं है। वी मस्ट ओन द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। सिमिलरली, जब पंजाब सूबे की बात होती थी उस समय पे, तो शास्त्री जी से जब वहाँ की वाटर प्रॉब्लम के बारे में बात पूछी गई, तो उन्होंने बोला कि कैनाल्स यहाँ पर बहुत समय से बनाई गई हैं, रेलवे ब्रिज भी बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं, रोड्स भी बनाई गई हैं,
सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होगी। then that's how he was positively critical of the administration. He was ready to take up, responsibilities. He was ready to take up the challenges. एक ट्रू लीडर अपने एक्शंस के थ्रू बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना तब उन्होंने इस बात को प्रूव किया। एनडीडीबी मेरे ख्याल से बना था 1965 में, तब उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि भारत में मिल्क की प्रोडक्शन और सप्लाई का आगे बढ़ना कितना जरूरी है। ये तो बात मैंने भी खैर टीवी सीरियल्स में या मैंने बुक में खुद पढ़ी है कि जब 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो उन्होंने अपनी फैमिली को खुद बोला कि कल से एक हफ्ते तक शाम का चूल्हा नहीं जलेगा। जब पूरे भारत में तपस्या करने की बात आएगी तो सबसे पहले तपस्या हमारे घर में होगी। और उन्होंने इस बात को ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर अनाउंस भी किया। तो उस समय रेस्टोरेंट और ईटरीज ने इस रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया, लाइक द वे वी हैव डन पेंडेमिक। तो यानी क्या इसका लेसन है? ट्रू लीडर्स प्राइवेट एंड पब्लिक लाइव्स आर इनसेपरेबल। तो एक जो कोट आपने पढ़ा है, दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, वो गांधी जी की शास्त्री जी के केस में बिल्कुल भी सफल नहीं होता है। इसीलिए शास्त्री जी वाज अ ग्रेट लीडर। उन्होंने मैडम मैरी क्यूरी जो साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, उनकी बायोग्राफी को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था और पीटी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है। और शास्त्री जी के बारे में हम कह सकते हैं शीलम परम भूषणम, उनका कैरेक्टर एक ट्रू वर्च्यू था अपने आप में। उन्होंने कहा था कि वी कैन विन द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ द होल वर्ल्ड ओनली व्हेन वी आर स्ट्रांग इंटरनली एंड वी कैन रिमूव द पॉवर्टी हंगर फ्रॉम आवर कंट्री। वी मस्ट बी यूनाइटेड। हमें कम्युनल, प्रोविंशियल, लिंग्विस्टिक सब तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, सब तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमें हटाना होगा, उसको हमें यू नो खत्म करना होगा। तो शास्त्री जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो आप कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एंड लीडरशिप हाथ गोज हैंड इन हैंड, ये रिफ्लेक्ट होता है उनकी इन बातों से। हाउ लीडरशिप एक्ट इन एडवर्स कंडीशन, ये हम सीखते हैं। मैंने फैक्ट्स की बात कम की और मैंने बात की कि कैसे चीजें होती हैं। दैट इज हाउ वी कैन टॉक अबाउट शास्त्री जी इन द बिगिनिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स the Indian Express newspaper. Please do like, share, and subscribe our channel, and do get back for getting any kind of support, critical support for strategizing and for getting your preparation on track in a smart way. Because करना आपको ही है, पर कैसे करना है, I think ये एक बहुत important virtue है, which can be inculcated with patience, practice, honesty, integration of your thoughts and simplicity, which definitely, believe me, ये कोई bookish concepts नहीं है। Let's start and understand कि न्यूज़पेपर में हम क्या क्या आइडियाज कैच कर सकते हैं। FCRA, we have already spoken about FCRA some time back only, that is Foreign Contribution Regulation Act, लेकिन इस बारे में हम फिर भी बात करेंगे। FCRA जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत न्यूज़ में भी रहा भी है, दैट्स फाइन। भगवान राम की बात अगर की जाए तो कंपैशन, मर्सी, ह्यूमैनिटी, डिग्निटी। और दीप और ज्योति की यदि बात की जाए तो हमारा जीवन दीप और ज्योति की जगह है, तरह है। जैसे दीप और ज्योति अंधेरे में साथ देते हैं, दीप और ज्योति आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, दीप और ज्योति अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, दीप और ज्योति आत्मा से परमात्मा का मिलन करते हैं, दीप और ज्योति आपको हिम्मत देते हैं, दीप अंधकार में आपका साथ देता है। सूर्य तो एक बहुत बड़ी बात है, मैं दीपक की बात कर रहा हूँ। सो दीपक अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव टोन है, दीपक अपने आप में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग एटीट्यूड है। इसीलिए हम दीपावली पर दिए जलाते हैं। अच्छाई की विजय होती है बुराई पर, एंड देन मिलियंस ऑफ इयर्स से वी आर सेलिब्रेटिंग सच वर्च्यूज इन इंडियन सिविलाइजेशन, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो पैरेलल इन द वर्ल्ड। There is no parallel in the world to celebrate festivals, which comes naturally to Indian society. The festivals in Indian society are a reflection of its culture, reflection of its values, reflection of its life. We are not running into a materialistic world, however modern we are, because इनकी authenticity और इनकी simplicity का कोई भी जो है आप कह सकते हैं substitute नहीं है as far as India is concerned. So these are the things जो भगवान राम की
लाइफ से हम सीखते हैं, दिया ही हमारा कंपेनियन है और हमें अपनी ड्यूटी को भी समझना चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिवाली, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल लाइटिंग लैम्प्स. अगर मैं एक और एग्जांपल दूं which you can use in ethics, for example, Union Communication Minister Ashwini Vaishnavi, when he wanted to discuss the bill, the draft telecom bill, so the opposition leaders praised it because it was written in a simple language, and secondly it was asked by the leaders कि उसके ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए, तो उन्होंने उसका ध्यान दिया. दूसरा, आप सबको पता ही होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था 1967 का, गोलकनाथ जजमेंट. लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है गोलकनाथ जजमेंट से हुआ क्या, हुआ क्या. बहुत पॉलिटी पढ़ी है, बहुत बार रिवाइज किया है, तो बताइए. गोलकनाथ केस से हुआ, जजमेंट से हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड. बट द क्वेश्चन इज ये आया कहाँ से. सो इसकी रूट्स जर्मनी से आई. सो जर्मन लिंक इज देयर विद गोलकनाथ केस, एंड दैट इज व्हाट ऑनरेबल चीफ जस्टिस यू ललित साहब ने ये बात जर्मनी जब गए तो ये बात जानी और बताई. सिमिलरली अगर मैं और आगे बढ़ूं और आइडियाज को मैं आगे चर्न आउट करूं, तो भाई ब्यूरोक्रेटिक रैंगल स्ट्रेन्स बिहार अलायंस, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है. पीटी में क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर ब्यूरोक्रेसी है क्या, एजेंसी है कि उसका काम क्या है. तो यहाँ पर मिनिस्टर्स का कहना क्या है, अगर शॉर्ट में एक लाइन में बताऊं, दैट in spite of coming into power, RJD and JDU ministers, they are not getting the officers of their own choice, both at the high level and at the middle level. Middle level पे जो ट्रांसफर और पोस्टिंग्स होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो ऑफिसर्स बीजेपी के टाइम से मिनिस्ट्रीज में थे वो अभी भी बिहार मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं. तो इससे जो है थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हो रहा है द प्रेजेंट अलायंस के अंदर. बट इट ऑल्सो शो केसेस that how important and how critical is the bureaucracy in spite of all whatever the ministers they talk about. Ministers must always remain polite. They must always remain humble with as far as public representatives, as far as public services and civil servants are concerned. नागा इंसर्जेंसी यानी नागालैंड, नागा, ग्रेटर नागालैंड का डिमांड करने वाले, एटलस खोलिए और देखिए ग्रेट नागा एरिया कौन कौन से बन सकते हैं, और नागालैंड में कौन कौन से हिल्स हैं, नागालैंड में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नागालैंड में क्या क्या बायोडाइवर्सिटी फीचर्स हो सकते हैं जो पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट डेंजर्ड इंडेंजर्ड आई शुड से, जो भी बर्ड्स हैं, जो भी वहाँ पे फाल्कन या जो ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल में मनाया जाता है, पीटी में ऑलरेडी पूछा भी है, घूम फिर के फिर से आएगा. तो नागा की हम बात करें तो NSCN, दैट इज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइसैक मुवा ग्रुप ने बाकी ग्रुप से बात की और दोनों ने मिलकर एक रिकॉन्सिलिएशन की बात की और शेयर्ड रोड मैप को आगे बढ़ाने की बात की. यानी जब भारत ये कहता है कि ना आपको सोवरेनिटी मिलेगी अलग से, ना झंडा मिलेगा, ना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, लेकिन आपको ऑटोनॉमी मिलेगी रिलीजियस में, आपको ऑटोनॉमी मिलेगी कल्चरल में, आपको ऑटोनॉमी मिलेगी ग्रोथ में, तो बहुत सारे नागा ग्रुप इस बात के लिए रेडी नहीं होते हैं. तो बात ये नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि NNPG किसको कहते हैं, नागा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप्स आप रट लोगे, या फिर आप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आप इसको पढ़ लोगे. आइसेक मुवा का नाम तो NCERT की पॉलिटी की किताब में भी दिया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आपको जिस देखना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. मूविंग फर्दर, इसरो की हैवीएस्ट सैटेलाइट जो है अभी गई, हैवीएस्ट सैटेलाइट हमने लो अर्थ ऑर्बिट में डाला, इसके बारे में अभी हम चर्चा भी करेंगे. LVM, दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये गया. और हमने पहले वाले लेक्चर में भी इसकी बात की थी. इसरो के चेयरमैन ने बोला कि भाई 16 सैटेलाइट्स जो हैं दे हैव बीन सेपरेटेड and very safely we expected and the remaining 20 will also be separating. लेकिन अभी उनको दिखाई नहीं दिया था उस टाइम पे जब ये हमने बात की, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं. So the question is that we have to see this is a very very important development, and from the perspective of the prelims आपको पता होना चाहिए कि जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, लॉन्च व्हीकल्स का आखिर साइज और वेट कितना होता है, लॉन्च व्हीकल्स आखिर कहाँ तक लॉन्च कर रहे हैं, क्या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक जा रहे हैं कि लोअर और नियर अर्थ ऑर्बिट से कैसे जा रहे हैं, कितना वेट होता है, कौन कौन से टाइप के फ्यूल्स होते हैं, और वो उधर ही क्यों जा रहे हैं. ये आपको ऐसा मतलब उधर ही का मेरा कहने का मतलब है कि इसी एक डायरेक्शन में उनको लॉन्च क्यों किया जाता है. ऐसे सिंपल चीजें हमें देखनी पड़ेगी तो हम जाके समझ पाएंगे. दूसरा, मेरे सामने जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, that is of the Bombay High Court. The Bombay High Court is actually the principal seat of the Bombay High Court is located between Flora Fountain and Church Gate. तो चर्च गेट और फ्लोरा फाउंटेन के बीच में जो बिल्डिंग है, गॉथिक स्टाइल बिल्डिंग है, गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर है ये, इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है. डू गूगल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेबसाइट, एंड प्लीज सबका आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए और जानिए कि वो वैसे हैं भी तो वैसे क्यों हैं. ग्रेटर द पावर द मोर डेंजरस द एब्यूज.
किसके केस में आज की डेट में फिट होता है ये? आज की डेट में पाकिस्तान के केस में फिट होता है, लेकिन पाकिस्तान से भी अच्छा एग्जांपल यहाँ पे चाइना का है, जी जिनपिंग। तो जी जिनपिंग साहब अपने लॉयलिस्ट को लेके आ जाते हैं, जी जिनपिंग साहब अपने टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन रूल को ले आते हैं, जी जिनपिंग साहब के आइडियाज को उनके एम्बेसडर इंडिया में डिफेंड करते हैं। जी जिनपिंग साहब जो है चाइना के पॉलिटिकल ब्यूरो कॉम्प्लेक्स सीपीसी जो है, चाइना चाइना की जो सीसीपी है, जो पूरी कोर है, वो जो 5 साल में एक बार बैठती है, उसको कंट्रोल पूरा कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है हो क्या रहा है। The point is that he has been able to subdue, he has been able to remove those who are against, those who are, raising a separate voice. तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लीडरशिप अभी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो जो वो पॉलिटिकल डिसीजंस लेंगे, जो जो पॉलिसी डिसीजंस लेंगे, उसका असर आने वाले फ्यूचर पे पड़ेगा। और डेफिनेटली कॉस्टली पॉलिसी ब्लंडर्स होंगे ही होंगे, ऐसा टोटलिटेरियन रूल में होता ही होता है। इसीलिए पॉलिटिकल मॉडरेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इंडिया को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, इंडिया को भी तैयार रहना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस जो हैं चाइना के, कि भाई वो जो है ताइवान से लेकर सब कुछ ले लेगा, और लेगा ही लेगा, क्योंकि एक नशा होता है, ऐसा सोचता है आदमी, तो उसके लिए इंडिया को रेडी होना होगा। इसका ये एग्जांपल है इंडियनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन जब हम डिफेंस की बात करते हैं, तो उसका फ्यूचर हमारा आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू सब मिलके काम कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ क्या बना रहा है, आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या बना रहा है, आपको पता होना चाहिए सीएसआईआर क्या बना रहा है। आपको पता होना चाहिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, डू चेकआउट। क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई इंडिया बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है। इंडिया जो है पीटी फैक्ट के हिसाब से आपके आएगा, सिप्री तो ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, सामने जो स्क्रीन पे आपको नाम भी दिख रहा है, वो ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि इंडिया जो है कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, कितने नंबर पे। आई रिमेम्बर हमने एक प्रीवियस लेक्चर्स में वो भी कवर किया था, हमने पूरा मैप दिखाया था कि इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और बाकी भी कंट्रीज थे, दैट हाउ मच मनी दे आर स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, और वो कौन कितना बड़ा एक्सपोर्टर है, कौन कितना बड़ा इंपोर्टर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर ने इंडिया के सर्कमस्टेंसेस को और ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया है। इस एंगल से आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं आगे और बात करूं जो काम की है, जो हमें सिंप्लिसिटी के साथ देखना है, तो वो जो है जनरल स्टडीज के एंगल से यदि मैं देखूं, तो ये देखिए आपके सामने जी मैन हु विल नाउ लीड चाइना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हु इज गोइंग टू द फ्यूचर प्रीमियर, हु इज गोइंग टू बी वाइस प्रीमियर, इतना काफी है। उसके अलावा हमें बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एज फार एज प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जाम इज कंसर्न। पीटी के एंगल से मैं आपको बताऊं, ब्लू नाइल प्रोविंस में इथियोपिया, और जो जो इथियोपिया के बॉर्डर पे है, और सूडान, साउथ सूडान के बॉर्डर पे, प्लीज डू ओपन द एटलस एंड चेकआउट। पीटी में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि दो जो ग्रुप्स हैं, हौसा ट्राइब और बर्ता पीपल, ये आपको पता होने चाहिए। ये जो है क्रिटिकल फाइट में इन्वॉल्व हैं, और कंट्री जो साउथ सूडान है वो डेमोक्रेसी में आई थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर से पॉपुलर अपराइजिंग जब हुई 2019 में, उमार अल बशीर का जब डिकेड्स लॉन्ग रूल हटा दिया गया सूडान से, तो उसके बाद से दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये हमको देखना पड़ेगा। दूसरा, हंगेरियन हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर जो है, ओबान ओबान जो है वो बार बार ऐसे क्या कहना चाहिए मुझे, ऐसी स्पीच देते हैं या ऐसी बातें करते हैं जिससे जो है वो यूरोपियन यूनियन की जो वैल्यूज हैं, या जो आई शुड से जो कम्युनिज्म, या फिर जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट आइडियाज है, उनको वो बार बार डिनाउंस करते हैं, उनको बार बार चैलेंज करते हैं। जैसे उन्होंने कहा जब हंगरी में एंटी कम्युनिज्म अपराइजिंग हुई थी 1956 में, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि वो भी सफल नहीं हो पाई थी। और 1991 के बाद जब यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यही हाल एक दिन यूरोपियन यूनियन का भी होगा। तो जब ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई बोलता है, तो आपको सोचना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जैसी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके मेंबर कितने हैं, उसका ह्यूमन राइट से लेकर बैंकिंग से लेकर कैसे तरीके से नेटवर्क है, हाउ इट इज वर्किंग। क्योंकि इंग्लैंड जैसी का जो कंट्री है, या यूनाइटेड किंगडम मुझे कहना चाहिए, वो तो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुकी है, और ब्रेक्सिट उनके लिए कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन बेटिंग आपने भी देखी है, सुनी भी है, आपके सामने भी ऐड आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पॉपअप हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन
मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ मेती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपार्ट फ्रॉम INB, मिनिस्ट्री का भी इसमें रोल है कि भाई वो कैसे इस चीज को रोके, क्योंकि हमारे समाज के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो पीटी के एंगल से तो मैं नहीं बोल रहा इसको, लेकिन मेंस के एंगल से आप जरूर इसको एक इशू के रूप में देख सकते हैं कि आप कैसे इसको देखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ मेती, जैसे मैंने कहा मेती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, लॉ मिनिस्ट्री का भी इसमें रोल है। तो देखना पड़ेगा कि केवाईसी नॉर्म से लेकर और जो बाकी ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म हैं, दे आर बीइंग रिग्रेसली फॉलोड और नॉट, बिकॉज ये बहुत दिक्कत की बात है। एक और कीवर्ड अगर हम यहाँ बात करें कि जो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स हैं, दे आर रिलेक्टेंट टू हेज फॉरेक्स एक्सपोजर। तो हेजिंग क्या है? हेजिंग एक फाइनेंशियल प्रैक्टिस है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर यूज करते हैं, ताकि जो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होती है एक्सचेंज में, एक्सचेंज रेट्स में, उसको वो कशन दे सकें। एक तरीके के इंश्योरेंस की तरह है। जैसे रुपए गिरा तो रुपए गिरेगा तो रीपेमेंट जो है आपकी कॉस्टली हो जाएगी अगर आपके पास हेजिंग नहीं है। आपने हेजिंग ले रखी है एक तरीके से, तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम होगी, लेकिन हेजिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाती है जैसी मार्केट वॉलेटाइल होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और करेंसी डेरिवेटिव्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हैं या करेंसी डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं, वो हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आप हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट जितने ज्यादा यूज करेंगे उतना आपको फायदा है, लेकिन उनकी कॉस्ट ही अगर ज्यादा होगी हेजिंग की कॉस्ट, तो नेचुरली फिर आप ऐसा नहीं करते। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की आई, उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कितनी है, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अगर बहुत सारी हैं और उसमें से अगर ज्यादातर अनहेज्ड है, तो यानी कि रिस्क ज्यादा है। तो हेजिंग क्या हुई? जैसा मैंने कहा, एक एक प्रैक्टिस है जिसमें जिसमें आप अपने अपने वॉलेटाइल या अपने अनवांटेड जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको आप कंट्रोल कर लेते हो। तो हेजिंग की कॉस्ट जब मार्केट स्टेबल होगा तो कम होगी, मार्केट वॉलेटाइल होगा तो हेजिंग की कॉस्ट ज्यादा होगी, स्पेकुलेशन होगा तो ज्यादा होगी, और जब जब फेयर स्टेबिलिटी होगी तो ये चीज कम होगी। तो मूवमेंट जो है करेंसी की, लेकिन वो भी जो करेंसी की मूवमेंट है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि उसमें जो है इट इज नॉट ओनली जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो दैट इज व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस, दैट इज व्हाई वी आर जस्ट गिविंग एन आइडिया अबाउट इट। सिमिलरली IRDAI देख लीजिए जाकर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका रोल क्या है, उसका हेडक्वार्टर्स क्या है, और वो क्या करती है, दैट इज व्हाट आई वांट टू यू टू नो अबाउट। DGCA, पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नाम ही आता था, डायरेक्ट रोल ही आ जाता था। अब रोल नहीं आएगा, लेकिन स्टिल यू मस्ट नो, इंडिया एयरबुक का पार्ट है ये सब, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख लेंगे DGCA, आप जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या बाकी उनके आखिर सेपरेट सेपरेट रूल्स क्या हैं। नाउ अभी ये FCRA का तो मैंने कहा ही था, इट इज अ लॉ ऑन फॉरेन फंडिंग, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। की फंडिंग गलत तरीके से तो नहीं आ रही, फंडिंग गलत जगह तो नहीं जा रही है, फंडिंग ड्यू डिलीजेंस के बाद तो नहीं आई, फंडिंग KYC नॉर्म्स के बाद तो नहीं आई, ये सारी बातें हैं। अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है ये लॉ, और ये प्रोविजंस हैं एक्ट के, और लॉज ऑन फॉरेन लैंड है, एक तरीके फॉरेन फंड्स है ये, कि भाई फंडिंग जो आए वो क्यों आए और फंडिंग ठीक से आनी चाहिए। इनेक्टमेंट हुआ था इसका इमरजेंसी में 1976 में, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में अमेंडमेंट हुआ 2010 में, बट दैट्स फाइन। अगर हम बात करते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि कैसे स्कूल से लेकर कॉलेज सिस्टम तक एक क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चलेगा, और जो है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो सारे के सारे फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट कर देगा, इंटायर स्कूल एजुकेशन सिस्टम को भी क्रेडिट में ले आएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है उसने क्रेडिट सिस्टम को फॉलो किया है, जबकि NCRF अब तो स्किल और वोकेशनल को भी कवर करेगा। तो UGC का कहना है कि भाई जो है क्रेडिट जो है मिनिमम 7 साल तक वैलिड रहेंगे वो, रेगुलेशंस जो 2021 में उन्होंने दिए हैं। तो ये जो है ये मतलब कि एक बहुत ही चेंज आने वाला है स्कूल एजुकेशन सेक्टर में, और सारे के सारे प्रोविजंस क्रेडिट सिस्टम में जो है स्कूल स्टूडेंट्स को मिलेंगे, और उससे फिर जो है पूरे इंडिया में जो एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देने की बात होती है वो हट जाएगी, और स्टूडेंट्स का ट्रांसफर भी हो सकता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में। तो ये डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स को जो फेस आती है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स देते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए एक अच्छा माध्यम है।
because the student shall have to earn at least 40 credits for competing a completing a year of school education after putting 1200 hours of notional learning hours. notional learning hours का मतलब है कि आपने सिर्फ क्लासरूम में टाइम स्पेंड नहीं किया, आपने रियली में कुछ एक्टिविटी की है, जैसे हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में होता है। आप रोज पढ़ाई कर रहे हो और 2 घंटे की कोचिंग होती है, आपको कुछ आउटपुट क्या है, प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ आपको सारा दिन ट्रेन करने की बात होती है, सारा दिन कनेक्टिविटी की बात है, आप एक सारा दिन एक फ्लो में काम कर रहे हो, तो इट्स अ डिफरेंट वर्क मेथोडोलॉजी ऑल टुगेदर। बच्चे नहीं हो कि 24 घंटे लला 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 लोरी चाहिए, लेकिन फिर अपने आप भी ऐसे नहीं कर सकते। एवरीवन रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ अ सिस्टमेटिक अप्रोच। अगर मैं बात करूं अमीश जी की, तो अमीश त्रिपाठी जी के बारे में आया, जो कि लंदन में है। लंदन में फिलहाल ये आप कह सकते हो कि 2019 से ये नेहरू सेंटर जो लंदन में है उसके डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने कुछ बातें कही जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि इंटरप्रिटेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट रामायणा के, तो उनका कहना है कि सारे इंटरप्रिटेशंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, इंडिया के मल्टीपल ट्रुथ हैं। कुछ आर्टिस्ट अपने आप को कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। आप गॉड को वर्शिप करते हैं, आप इननेटली उनसे जुड़े होते हैं। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री तो ऐसे है जैसे कि एक बच्चा कहता है कि मेरा ट्रूथ है, और मिथ कहता है, मिथ का मतलब वो कहते हैं कि भाई क्या आप कह सकते हो ऐसा हुआ भी है। तो सबके अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, सबकी अपनी हिस्ट्री है, और उसमें ऑब्जर्वर बायस भी होता है कि जो जैसा सोचता है वैसा होगा। जैसे अभी वो 11th सेंचुरी एक राजा थे, सुहलदेव राजा, उनको कंटेम्प्रेरी उससे कनेक्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने महमूद गजनी की फौजों से लड़ाई लड़ी थी। तो द क्वेश्चन इज दैट आज की डेट में जनरल स्टडीज पेपर 1 या एथिक्स के एंगल से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, या कैसे आप उनके उनसे आप थॉट प्रोसेस को सीखते हो। जैसे कि आपको हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर फेक और आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। भगवान राम के बारे में जैसे उनका कहना है कि भाई राम हर केस में मतलब वो जेन्युइन लॉ फॉलोअर थे, जेन्युइन रूल ऑफ लॉ को मानते थे। वो हर केस में वो चाहते थे कि जस्टिस होना चाहिए। यू हैव टू फॉलो द लॉ, बिकॉज इफ यू ब्रेक द लॉ देन योर डेफिनेशन ऑफ जस्टिस विल बी ब्रोकन, क्योस हो जाएगा। लेकिन जहां तक भरत की बात है, तो लॉर्ड भरत मानते थे कि भाई लॉ मानो, लॉ सर्व करना चाहिए जस्टिस को, लेकिन लॉ अगर सर्व ही नहीं कर रहा है तो लॉ को ब्रेक कर दो। क्योंकि उन्होंने तो भाई की बात नहीं मानी थी, भगवान राम की बात मानने से उनको इनकार किया था, उनका अपना सच था। सिमिलरली उन्होंने कहा कि भाई आप जो है गीता के बारे में कहते हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें नॉलेज दे दी, मैंने तुम्हें आइडिया बता दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ कर दिया, अब टास्क है तुम्हारा कि तुम सोचो और वो करो जो तुम सही सोचते हो। इफ यू थिंक कि ये ट्रूथ है तो क्वेश्चन करने को कुछ नहीं है, और अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करते किसी चीज को, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो दोनों बातें हैं, मतलब कि ऐसी चीजें जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, उन पर भी आपको सोचना चाहिए, और वो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब आई हैव रेड ऑल दिस एंड आई फाउंड दैट बहुत सारे आइडियाज दे आर रेलेवेंट फॉर द मेच्योरिटी थिंकिंग एंड फॉर एग्जामिनेशन। जो परोकियल आइडिया होते हैं, बंद दिमाग वाले आइडिया नहीं, थोड़ा सा ब्रॉड आइडियाज होने चाहिए। तो इंडिया जो है हमेशा से क्लास 1 कंट्री रहा है, इंडिया इतना एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, लेकिन हम बहुत लो प्रोफाइल हैं, हमें अपनी प्रोफाइल को बनानी है। और जैसे जैसे हम इकोनॉमिकली मोर पावरफुल होंगे तो हमारी प्रोफाइल बनती जाएगी। अब एक और एग्जांपल जैसे इन्होंने दिया इन्होंने राम मंदिर का, जैसे अयोध्या में आ रहा है, और उन्होंने कहा कि राम मंदिर जैसे भारत में इतने मुश्किल और इतने कानूनों के बाद बना, तो उन्होंने एग्जांपल दिया हेगिया सोफिया का। उन्होंने कहा हेगिया सोफिया को पहले मॉस्क बना दिया गया, फिर पोप ने भी उसके बारे में स्टेटमेंट दिया कि वो पहले एक चर्च था, जब ऑटोमन टर्क्स ने उसको कनकर किया तो वो मॉस्क बन गया। लेकिन उसके बाद जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क प्रेसिडेंट बने टर्की के, तो उसके उसको म्यूजियम बना दिया गया मॉस्क से। अब दोबारा म्यूजियम से उसको मॉस्क बना दिया गया। आप गूगल करिएगा हेगिया सोफिया। बट लेकिन शुरू में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हेगिया सोफिया एक्चुअली में टेम्पल था, और वो गॉडेस के नाम से था, सोफिया गॉडेस, जो गॉडेस ऑफ विजडम, मुझे अगर मैं सही कहूँ तो। और उसके बाद वो चर्च बना। लेकिन जो है अब ऐसे आइडियाज तो यूरोप में सब खत्म हो चुके हैं, सो देयर इज नो वन रियली टू फील द पेन ऑफ टेम्पल। तो पर्सपेक्टिव देखा जाता है। आइडल वर्शिपर्स और नेचर वर्शिपर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये, कि भाई हमारे एक टेम्पल को खत्म करके आपने ऐसा कर दिया, लेकिन वहां भी उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑप्शनल की जब मैं बात करता हूँ, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, वाई वेयर। और जो लिखा आ रहा है उसको एग्जैक्टली आप वैसा वो नहीं कर सकते हो, आपको उसको डिबेट करना पड़ेगा। डिबेटिंग, यू हैव टू ब्रिंग द complete idea. And then one of the beautiful things which is very important for civil services also, you should have ability to listen to others.
without actually bringing your thinking into other person's mind. You have to learn that what others are saying, and then you have to come to a conclusion and to think. आपकी मेमोरी भी शार्प होनी चाहिए, आपको एक बार में चीजें याद ना हो तो दो बार में हो जाए, लेकिन आपके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, तब जाके सिविल सर्विस का एग्जाम आपके पल्ले पड़ता है। सिमिलरली आप अशोक वदान का उन्होंने एग्जांपल दिया कि अशोका को हिस्ट्री में जानते हैं, ब्रिटिश जो है लोग कहते हैं कि वो इकट्ठा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया को इकट्ठा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया एक बहुत पहले से बहुत पहले से और बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। और इंडिया का जो है बहुत ही उसमें ब्रॉड एक वो है, जैसे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स को आप पढ़ेंगे या आप देखेंगे तो इंडिया के पास मोर देन 3 मिलियन हैंड रिटन संस्कृत स्क्रिप्ट है, जबकि हम तो कहते थे हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास सब कुछ रहा है पहले से, इट इज ओनली द पर्सपेक्टिव, we have to bring it in the reality and in the picture, that is what he is saying. और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने जैसे यूरोप को नंबर 1 बनाया, हमें भी ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने जो है प्राइमरी एक मूवर था उसके लिए, चाइना का ग्रेट लीप की तरह नहीं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड उन्होंने कराया। तो इसका मतलब जो है कि हमारे एंसेस्टर्स कहते थे अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनीथिंग शुड बी अवॉइडेड। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो जो है बच्चे को सिर्फ इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के या हिंदी पढ़ा पढ़ा के या कोई भाषा पढ़ा के ना करे, उसको ब्रॉड होने दे, उसको ब्रॉड बनाए। एक्नॉलेज दैट गुड थिंग्स जो इंडिया में पहले हुई हैं वो हमारे बच्चों को भी पता होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट ही हैज बीन टॉकिंग, दिस इज व्हाट ही हैज बीन राइटिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप अगर कॉमन मैन की बात करोगे तो वो मंदिर भी चला जाएगा, वो मस्जिद भी चला जाएगा। कॉमन मैन सब कुछ कर लेगा, वो कर्म में भी बिलीव कर लेगा, धर्म में भी बिलीव कर लेगा। लेकिन अगर आप इलीट ग्रुप से बात करोगे, आप इंटेलेक्चुअल से बात करोगे, ज्यादा वेस्टर्नाइज लोगों से बात करोगे, तो वो इतने ब्रॉड नहीं मिलने वाले। उनकी थिंकिंग जो है बिल्कुल इट इज वेरी वेरी व्हाट आई शुड से, बहुत ही फिक्स्ड हो जाती है, और फिक्स्ड होने से फिर दिक्कतें बढ़ जाती है। तो ये कुछ बातें बहुत खूबसूरत तरीके से जो इस पेपर में की गई। इसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस तो हमने ऑलरेडी किया। इसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की, कि हिंदू में आखिर ऐसा क्या आया जो हमें देखना चाहिए। तो हिंदू में ऑन दिस डेट व्हेन वी टॉक अबाउट द डे, we have to see what important news items are there, so that एक आर्टिकल यहाँ पर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत सर ने लिखा, हु इज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दैट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने PS1 यानी पॉनियन सेल्वन, दैट इज सन ऑफ कावेरी, जो मूवी आई है अभी, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। यहाँ पर एक डिवाइन किंग की बात की गई है, और दूसरी बात की गई है एक नॉन डिस्क्रिप्ट समाधि की, जो शिवलिंगम के साथ जुड़ी हुई है तमिलनाडु के उदालयूर में। तो उनका कहना था कि मैंने देखा कि किस तरीके से राजा की ग्रेटनेस को दिखाया गया है बृहदेश्वरा टेम्पल से लिंक करके, और उन्होंने समाज के लिए तो इतना ग्रेट सब कुछ किया, और अपनी समाधि उनकी इतनी सिंपल रही। तो किंग कौन है? किंग वही जो रेडियंट, इज रेडियंट लाइक सन एंड मैजेस्टिक लाइक सीज, राज अधिराज, राज अधिराज राज केसरी, अरुल मौली, राज राजा चोलावन। ऑब्वियसली भी हमने इनके बारे में पढ़ा भी है, तो उनकी इन्होंने बात की। राज राजा चोलावन पहले राजा नहीं थे जिन्होंने फोकस किया कावेरी के ऊपर या वाटर के ऊपर। कराईकाल चोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पीटी। कराईकाल चोला ने ग्रेट एनीकोट ऑफ कल्लनी, जो ग्रेट एक अनिक कावेरी रिवर पे सबसे पहले वाटर, ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स की आप बात करेंगे, हेरिटेज इरिगेशन की बात करेंगे, जो आज भी यूज हो रहा है, तो ग्रेट एनिकट एक वर्ड है। उसके अंदर बहुत सारे चैनल्स भी हैं जो कावेरी को खेतों तक पहुंचाते हैं। दैट इज व्हाट राज राजा चोला ने बाद में दोबारा किया। तो उन्होंने अपने एंसेस्टर्स की जो ग्रेटनेस थी उसको एक एस्ट्यूट गवर्नेंस मॉडल की तरह दोबारा रिवाइव किया। सेम थिंग ही इज टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, जिन्होंने जो है उत्तर मेरूर हमने स्टोन इंस्क्रिप्शन पढ़ा है पंचायत का, जो चोला एम्पायर के टाइम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस। एवरी विलेज वाज कैटेगराइज्ड एज कुदुम्बू, विच वी कॉल द वार्ड टुडे। एंड फिर उसके बाद कुदुम्बू से जो है जनरल असेंबली में लोग जाते थे, जैसे कि आज होता है। तो दैट इज वाई जो चोलास का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने ऑटोनॉमी दी थी विलेज काउंसिल्स को टू मेक डिसीजंस अबाउट द विलेजेस, and kingdoms held the power of audit over them. This is all very remarkable article this is talking. So king was able to unify the land under him, was to convert landowners into dependent government servants, which gave the kingdom stability, and the king was getting the
कंट्रोल। तो वाटर मैनेजमेंट हाईएस्ट ऑर्डर का था एक तरीके से हम कह सकते हैं एंशियंट टाइम्स में। विष्णु और वशिष्ठ धर्म शास्त्र और चाणक्य का शास्त्र भी कहता है कि वाटर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक टूल है। एंड द किंगडम के अंदर 1000 एंशियंट टैंक्स, जो साउथ इंडिया में तो टैंक्स ही होते थे, खैर टैंक्स हैं, अगर आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड एलिमेंट्स ओवर देयर। दे लेड डाउन द रूल्स फॉर प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ वाटर। डेक्कन प्लेटू की टोपोग्राफी की बात करें तो एवरी विलेज हैज गॉट नीर कट्टी। नीर कट्टी हैज गॉट, नीर कट्टी इज इन चार्ज ऑफ इरिगेशन, हु सप्लाइड वाटर फ्रॉम दीज टैंक्स टू द फील्ड्स। और इसका एक शेड्यूल था। ये सभी की सभी चीजें होती थी विलेज काउंसिल के अंतर्गत, एंड विलेज काउंसिल वाज प्लानिंग एंड आल्सो मैनेजिंग द रिसोर्सेज जुडिशियसली। सो अनऑथराइज्ड taking away of water was definitely not encouraged and it was punished. So it is the question that how this was being managed at that time. The government is still using a parameter of 2.5 times. जब गवर्नमेंट अभी भी आज बात करती है प्लानिंग और बिल्डिंग डैम्स की, तो दैट इज वाई राज राजा चोला वाज ए माइक्रो मैनेजर एंड एम्बिशियस प्लानर एंड एग्जीक्यूटर. He built over 5,000 dams during his lifetime, such as Uya Kondan Channel. Uya Kondan Channel अभी भी फंक्शनल है. तो वाटर मैनेजमेंट, फ्लड मैनेजमेंट, और आप कहिए ऊपर से स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लड बैंक्स या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें चोलाज हैड बीन द रोल मॉडल, और यू कैन सी इट द गोल्डन पीरियड आल्सो. सो दीज आइडियाज have been also been reflected in the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. वहां भी आए गए हैं. इंस्क्रिप्शंस ने बोल बताया है कि वाटर कंजर्वेशन कितना की है. इट इज की टू डेमोक्रेसी इन वन वेज. सो वाटर मैनेजमेंट हो गया. देन वी हैव टू सी दैट अर्बन सिटीज में वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कैंपेगौड़ा. कैंपेगौड़ा, he began to work on the dream city of Bengaluru. His mother only had two pieces of advice. क्या बोला उन्होंने? बिल्ड लेक्स एंड प्लांट ट्रीज. अब एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो रहा है. वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो. पल्लवास के केस में अगर आप बोलोगे तो उन्होंने भी एक सेपरेट लेक मैनेजमेंट बॉडी बनाई थी, उसको कहते थे इरीवरियम. ये तो पूरा पीटी के क्वेश्चंस, पीटी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस हो गए जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं. ऐसे ही जूनागढ़ की बात करें, रुद्रदामन. रुद्रदामन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इट इज द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन. और वो बात करते हैं वहां पर ही इज टॉकिंग अबाउट अ लेक, सुदर्शन लेक. जब सुदर्शन लेक में जो है फ्लड्स आती हैं और उसका मिसमैनेजमेंट हो जाता है, इट इज बेसिकली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ कोल्ड, कोल्ड बर्स्ट, नॉट फ्लड्स. तो इसीलिए वो फिर उसको बनाने की बात करते हैं. इसी तरह शाहजहां ने ताजमहल बनाया, लेकिन रानी का वाव, रानी का वाव, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज डू चेक, जो गुजरात में है, वो क्वीन उदयमती ने बनाया था इन द मेमोरी ऑफ किंग भीमदेव. इज ऑल्सो ए सिंबल ऑफ लव. जहाँ पर हेरिटेज स्ट्रक्चर जो लाखों करोड़ों लोगों की प्यास भी बुझाता है. तो ग्रेट किंगडम क्या होता है? ग्रेट किंगडम मीन्स बीइंग ब्यूटीफुल. ग्रेट किंगडम मीन्स हैविंग एम्पैथी. ग्रेट किंगडम मीन्स हैविंग अ ग्रेट विजन. ग्रेट किंगडम मीन्स सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन. तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छे आर्टिकल के थ्रू बात की. आई थॉट लेट मी शेयर विद यू, एंड दैट इज व्हाई वी हैव शेयर्ड. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव. इसके अलावा यदि हम और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल की जो हम बात करते हैं, तो we have discussed, we have covered, yes, couple of more points we can take up when we talk about the basmati. बासमती राइस की जब हम बात करते थे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज कमिंग अप विद द न्यू टाइप ऑफ बासमतीज, तो जो कि डिजीज रेजिस्टेंट होंगी एंड विच विल बी लैंडमार्क इन नेचर. तो अब पहले हम बासमती के बारे में जान लेते हैं. 7 स्टेट्स में उगाया जाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. एंड इट इज earmarked फॉर geographical इंडिकेशन ऑल्सो. बासमती जो है अरोमा, लेंथ ऑफ द ग्रेन, उसको इम्पोर्टेंट है. इसका एक अब्रॉड मार्केट है जो 30,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है. 75% जो बासमती है, इट इज एक्सपोर्टेड टू वेस्ट एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो इम्पोर्ट बासमती. लेकिन ईयू कंट्रीज को अभी थोड़े टाइम में हर्डल्स आए हैं. तो एरिया ऑफ कल्टीवेशन बड़ा है, बट दो डिजीज हैं, बैक्टीरियन लाइट ब्लाइट एंड ब्लास्ट लीफ एंड कॉलर डिजीज, जो फंगस से होती है, मैग्ना पोर्थे और रीजे. इसके अगेंस्ट हम पेस्टिसाइड और फंगिसाइड तो यूज करते हैं, लेकिन उसके रेजिड्यूज लेवल जो है बढ़ जाते हैं. अगर वो बढ़ जाएंगे तो फिर डेवलप कंट्रीज अंडर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कंडीशन उसको नहीं लेंगे. तो परमिटेड लेवल के अंदर ही करना है. इसीलिए हमें जेनेटिक रेजिस्टेंट वैरायटी क्रॉप की हमें बनानी पड़ी. तो पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1885, ये सब इन्होंने बनाई. और इसके लिए आप कह सकते हो कि पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है, और कॉस्ट ऑफ फार्मिंग विल बी डिक्रीज बाई मोर देन 3,000 रुपीज पर एकड़. तो ये इंपॉर्टेंट है ये.
Our IARI is going to provide 1 kg of each seeds to about 10,000 farmers in 7 states in 2021 में दिया. उन्होंने क्रॉप लगाई खरीफ सीजन में और क्रॉप को फीडबैक लिया गया, फार्मर के साथ रहा गया, फिनोमिनल एक्सपीरियंस रहा, and it will be directly helping the pesticide residue of these farmers. So around 33,000 liter is required for 1 kg of basmati rice. तो इससे वाटर टेबल जो हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स का है बहुत डीपली इम्पैक्टेड हुआ है. इसीलिए अब नाउ वी आर चेंजिंग the practice of cultivating transplanted variety of paddy to direct sowing of rice. डायरेक्ट सो करेंगे तो वाटर सेविंग अराउंड 35% होगा और रिक्वायरमेंट विल बी 2000 लीटर्स फॉर ए केजी ऑफ, यानी 3000 से 2000 हो जाएगा, 1000 लीटर का हमारा फिर भी बेनिफिट होगा. ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी 35% कम हो जाएगा क्योंकि वाटर इज नॉट स्टेगनेटिंग इन दिस प्रोसेस. जैसा आप बचपन से देखते हैं कि चावल की खेती में जो उसकी पौधे को लगाया जाता है वो बात अब हट जाएगी. लेबर कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन वो भी 3000 वही बच जाएगा. ओवरऑल सेविंग बच गई 4000 रुपए पर एकड़. एक मेजर प्रॉब्लम है डीआरएस में वीड्स की, क्योंकि विदाउट द वाटर एक्टिंग एज हर्बिसाइड डीआरएस मेथड जो है उससे बहुत सारे वीड उग जाते हैं उसके आसपास. तो इसीलिए उन्होंने एक जीन को ट्रांसफर कर दिया जो कि हर्बिसाइड का रेजिस्टेंट है. सो जब फार्मर उस हर्बिसाइड को हर्बिसाइड को स्प्रे करेंगे तो वीड मर जाएंगे लेकिन पैडी नहीं मरेगी. सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन from the perspective of the prelims examination, and definitely it is going to help you. Let's take the next newspaper and see what more important we can take up in context of business standard. In the business standard also there will be some important we have already covered this actually in our the last discussion. We have already covered especially the sons of soil help put states on global map. We already discussed this, so we'll be moving forward with the next newspaper. We have already discussed about the Gambia JJ Hospital. Gambia में अभी जो painful tragedy हुई, we have already discussed that. तो ग्लाइसिरोल इज देयर. ग्लाइसिरोल और ग्लाइसरीन इज अ नेचुरली अक्रूइंग अल्कोहल. ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, सॉल्वेंट होता है, स्वीटनिंग एजेंट और मेडिसिन के तौर पे भी यूज करते हैं, बट इट इज हाईली कंटेमिनेटेड विद चीपर इंडस्ट्री ग्रेड डी डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जिससे अगर पिया जाए तो इससे जिंदगी खत्म हो सकती है. तो ग्लिसरॉल फॉर मेडिकल यूज सपोज टू कंटेन 98% ग्लिसरीन, नॉट मोर देन 2% मॉइस्चर, जबकि 9% ग्लिसरीन का मतलब है 18.5% डीईजी, दैट इज डाइथाइलिन ग्लाइकोल. तो इसके लिए कमेटी भी बिठाई गई थी. जो भी आप ग्लाइसरॉल की देने की बात करते हैं, 1986 में भी ऐसा हो चुका है जेजे हॉस्पिटल में. तो ऑल एडमिनिस्ट्रेड ग्लाइसरॉल यानी ग्लाइसिन कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट स्वेलिंग इन द ब्रेन, लेकिन इस केस में ड्रग जो है कंटेमिनेट हो गई डाइथाइलिन ग्लाइकोल से. डाइथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो कंटेमिनेटेड है, खतरनाक है, वो टॉक्सिक एजेंट है. तो जेजे जेजे व्हाट आई शुड से जेजे हॉस्पिटल की बात मैं कर रहा हूँ. तो लेंटिन कमीशन रिपोर्ट आई थी और उस कमीशन ने बोला भी कि भाई इट हैज टू बी देयर शुड द नेक्सस बिटवीन द ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एफडी एंड पॉलिटिशियंस ये खत्म होना चाहिए और किसी भी कॉस्ट के ऊपर लाइफ बचाई जानी चाहिए. तो पास्ट केसेस के बावजूद भी हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि इट हैज नॉट बीन done in a smart way, and poor checking of medications and रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा उसने हमारे लिए नुकसानदेह किया है. तो दैट इज द होल पॉइंट एंड वी मस्ट work towards it. That is what I can say. So we are actually in a one way it is a revision only because we have already discussed this. We have already cleared this long back. One more important thing that we can discuss here is about the Mathेरन. नेराल मथेरन टॉय ट्रेन आपको इंडिया में पता होना चाहिए टॉय ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है. एंड ये मथेरन मेड इन इंडिया थीम के अनुसार आप बोल सकते हैं. एंड टॉय ट्रेन और हेरिटेज ट्रेन यू शुड सी, उनका फर्स्ट स्टेशन क्या है, उनका लास्ट स्टेशन क्या है. नीरल मथेरन इज इन महाराष्ट्र एंड सिमिलरली जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस इट टेक्स नियरली अराउंड 2.5 hours टू ट्रेवल.
and it is one of the, October to May is the best time to visit Matheran. That is why it is very, very famous. We have already discussed about the India's heaviest rocket satellite. There is no need to repeat it. Yes, हाँ, ये जरूर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है ये हेरिटेज साइट है। देखिए, हिंदूज के लिए शारदा देवी है, मुसलमानों के लिए शारदा माई है, और ये टेम्पल को रेवरेंस के साथ देखा जाता है। ख्वाजा अब्दुल गनी, एक राइटर और स्कूल हेडमास्टर, ने बताया शारदा विलेज में, जिन्होंने किताब भी लिखी है शारदा पीठ पे। तो शारदा पीठ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट पिलग्रिमेज और लर्निंग साइट है 8th सेंचुरी की। यहाँ पर लेफ्ट आप देखिए मार्तन टेम्पल, ये जो है, और एक सिमिलर स्ट्रक्चर 7th सेंचुरी का अनंतनाग से इंडियन साइड के बॉर्डर में। देखिए दोनों में देखिए सिमिलरिटीज हैं। तो दिस इज द क्रॉस रोड ऑफ सिविलाइजेशन इन वन सेट, इन वन वे यू कैन से। और दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि शंकराचार्य का जो दिग्विजय टूर था, पूरा का पूरा फिलोसफिकल जो टूर था, वो टेम्पल यूनिवर्सिटी, जो कि शारदा पीठ जिसको हम कहते हैं एशियन कश्मीर में, तो उसके जो है, जो उसके जो अंश हैं वो अभी भी नीलम वैली में मिलते हैं। नीलम वैली जो है हार्डली 20 किलोमीटर है कुपवाड़ा से, जो इंडियन साइड का है। तो शारदा विलेज, जैसा मैंने कहा, वो शारदा माई है, शारदा देवी हैं। शारदा पीठ एक इंडियन पिलग्रिमेज साइट है 8th सेंचुरी की, एंड इट हैज टू बी प्रिजर्व्ड, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। तो डिवोटीज दे कम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, एंड जो इस पीठ का मेंशन अगर आप करेंगे तो नील माता पुराण 7th सेंचुरी टेक्स्ट में है। कलहन की राज तरंगिणी में भी है। कलहन की राज तरंगिणी इज द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट। हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर इसके अंदर आता ही आता है। और आप कह सकते हैं कि पीती के एंगल से अगर मैं और आपसे बात कहूँ, तो आदि शंकराचार्य का जो विजिट था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके जो उन्होंने अद्वैतवाद और वेदांत पे जो उन्होंने रिडेंशंस और जो उनकी commentaries है, they are very very important, and they are the base for the future thinking in India, taking it from the ancient times। तो ये हम कह सकते हैं, तो ये बहुत ही important है। और रावलपिंडी, पुंछ, वहाँ पर और भी हैं ऐसा, लेकिन जैसे करतारपुर के साथ टेम्पल के साथ हुआ, जैसे हमने खोला गया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ भी कर पाएं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट को पॉलिटिकल एडवर्सिटी के बावजूद भी हम बढ़ा सकें। टेररिज्म मस्ट बी शन्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एट ऑल कॉस्ट्स। अब आनंद जैसे मिल्क के लिए जाना जाता है, वैसे सन के लिए जाना गया, क्योंकि 2018 में वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर कोऑपरेटिव आनंद में स्टार्ट हुआ था। उसका सीड कैपिटल था 1100 रुपया, एंड आइडिया वाज टू रेप्लिकेट अमूल्स कोऑपरेटिव मॉडल इन द सोलर एनर्जी फील्ड। तो ये एक स्मॉल बिगनिंग की गई थी। वर्ल्ड फर्स्ट सोलर कोऑपरेटिव जो है पेटाल्ड सोजित्रा स्वराज पीएसएसयू सहकारी मंडली करके स्टार्ट हुआ आनंद में, और जो है अभी उसका टर्नओवर जो है 4 साल बाद 12 करोड़ हो गया है। और इसके बाद 7 more such solar mandals have been set up. This is what is a very very important win-win formula with for the Ministry of MNRE, that is Ministry of New and Renewable Energy, और नाबार्ड ने इसको फंडिंग किया। साथ में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य सहकारी बैंक ने भी इसको फंडिंग किया, और लोन भी वो वापस दे पाए। तो लाइफ चेंजिंग हो गया। द सोलर मूवमेंट इज चेंजिंग पीपल्स लाइफ बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल बोथ फॉर वाटर एंड फॉर electricity purposes, and now the cultivation will also be different। और उसके बाद जो है अर्निंग भी अलग हो जाएगी। सोलर कोऑपरेटिव से एम्प्लॉयमेंट भी हो गई है, उसमें इंजीनियर्स हैं। और उसके बाद जो है डेयरी कोऑपरेटिव हो गए, उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी। सो दिस इज ए होलिस्टिक डेवलपमेंट जो सिर्फ सोलर एनर्जी के कारण पॉसिबल हो पाया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने बोला आपसे, नंबर ऑफ कोऑपरेटिव 8, नंबर ऑफ विलेजेस 18, फार्मर मेंबर 388, टर्नओवर 12 करोड़, solar power units produce 3 crore। Definitely this is amazing। So these are
some important developments which we can take up from the Times of India newspaper. Going further to the next one. तो स्पेस की हम जब बात करते हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो हमने बात की कि कैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चालू किया एक नया चैप्टर, जो अभी हमने GSLV Mark 3 लॉन्च किया। बट द क्वेश्चन इज दैट इसरो के जो एम्बिशंस हैं वो हमें लॉन्ग टर्म में सिविल एंड स्ट्रेटेजिक दोनों तरीके से फायदा करेंगे। देयर मस्ट बी रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, देयर मस्ट बी रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देयर मस्ट बी रोल ऑफ एवरीवन। तो स्पेस ट्रीटीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। जैसे 1979 का मून एग्रीमेंट, तो आपको पता होना चाहिए मून एग्रीमेंट क्या है। मैंडेटरी बेनिफिट शेयरिंग है रिसोर्सेज की फ्रॉम द मून, एस्ट्रॉइड्स एंड अदर प्लैनेट्स। वो उस पर सब लोगों ने कुछ खास बात नहीं की। यूएस, रशिया एंड चाइना ने मून एग्रीमेंट को डिसमिस कर दिया, और प्रेशर अब जो है इंडिया पे है, जो उसकी 18 सिग्नेचरीज था कि वो भी उससे एग्जिट हो जाए। फिर 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी हुई, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन वो कमर्शियल स्पेस में जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उसमें वो भी साइलेंट है। इसीलिए यूएस ने उस लूपहोल को एक्सप्लॉइट किया एंड 2015 में उसने कॉमर्स स्पेस लॉन्च कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट बनाया, जिससे 1915 में, मतलब 2015 में जो है, आप कह सकते हैं, आई विल शो यू हेयर, कि भाई उससे जो है यस, द कंपनीज गॉट राइट टू ओन द सेल एंड स्पेस रिसोर्सेज। और वो आर्टिकल 2 जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसको वायलेट भी कर रहा है आउटर स्पेस को, क्योंकि आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज इज नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल अप्रोप्रिएशन बाय क्लेम ऑफ सॉवरेनिटी बाय मींस ऑफ यूज और ऑक्यूपेशन और बाय अनदर मींस। द आयरनी ये है कि यूएस ने जो है पहले लिखवाया था, आज से 55 साल पहले वो हुआ था आउटर स्पेस ट्रीटी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो 2020 में वाशिंगटन जो है, उन्होंने एक आर्टिमिस अकॉर्ड अपने हिसाब से बना दिया, जो ट्रीटी तो नहीं है, लेकिन 21 कंट्रीज जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना नहीं है, उन्होंने इसको साइन कर दिया और यूएस प्रिंसिपल्स को मानने भी लग गए हैं कि वाशिंगटन जो डिसाइड करेगा आउटर स्पेस के लिए बिहेवियर में, वो मान लिया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो है इंटरनेशनल स्पेस लीगल सिस्टम में हेजीमोनी बनाने की बात है। चाइना, जापान, लग्जमबर्ग वो ऑलरेडी अपने लॉ बना रहे हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंडस्ट्रियल बेसिस बनाने की बात कर रहे हैं। तो इससे जो क्रेडिबिलिटी है, या जो इससे जो स्पेस लॉज की जो यूनिफॉर्मिटी है, मैकेनिज्म है, वो तो इससे खत्म हो जाएगा। कंट्रीज जो है कॉपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, जैसे जैसे आप प्लेनेट अर्थ के लिए करते हैं, सस्टेनेबल स्पेस माइनिंग की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए कंट्रीज को चाहिए कि वो नेशनल स्पेस लॉज बनाएं, जो कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को भी क्लियर करें, और एक इन्वेंट्री बनाई जाए, एक इंक्लूसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए स्पेस रेगुलेशन का। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस पावर है, तो इंडिया का स्पेस बिहेवियर के केस में कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस एक्ट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि 2015 के जो कमर्शियल लॉन्च हैं, वो जो उसके बाद से यूएस ने अपने आप में अधिकार ले लिया है कि वो ओन भी कर सकता है और स्पेस रिसोर्सेज को सेल भी कर सकता है, और वो इजीली फ्लाउट कर रहा है आउटर स्पेस ट्रीटी को। ये बिल्कुल गलत है, इसको किसी भी केस में माना नहीं जाना चाहिए। दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, एंड वी रियली एग्री विद दैट, बिकॉज दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड। Coming to the next newspaper, वी नीड सोशल एंटरप्राइजेस, जनरल स्टडीज पेपर 2 का है। एक कॉर्पोरेट सिटीजन जो है, वो अगर यूज करता है कॉमन्स को, यानी कॉमन चीजों को फॉर प्राइवेट पर्पसेस, तो उसको जो है सारे सिटीजन्स को उसके लिए मतलब पे होना चाहिए। तो बिजनेस जो है वो बहुत ही बड़ी फोर्स होते हैं, कॉर्पोरेशन उससे ही बड़ी फोर्स हैं, एंड देन फ्यू कॉर्पोरेशंस दे आर गुड सिटीजन्स ऑल्सो। दैट इज वाई जो है CSIR बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल पर्पज से सिर्फ नहीं होना चाहिए, दे आर ऑल्सो बाउंडेड बाई द बिगर कॉज। कॉर्पोरेशन जो है उन्हें प्रेशर होना चाहिए कि वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह भी एक्ट करें, चाहे फिर वो किसी शहर के कॉरपोरेशन की बात हो, चाहे फिर वो किसी सिस्टमेटिक मॉडल बनाने की बात हो। इट मस्ट नॉट लुक फॉरवर्ड टू लूपहोल्स, इट मस्ट पुट फॉरवर्ड टू थिंग्स इन अ वेरी वेरी प्रॉपर वे। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स यूज करती है कॉर्पोरेशंस के, सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए। सिटीजन जो है वरी करते हैं कि गवर्नमेंट विल नॉट बी यूटिलाइजिंग द मनी प्रॉपरली,
ये दोनों फैक्टर साथ साथ में चलते रहते हैं, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो भी अगर हम बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट रेवेन्यू से ही दी जाएगी। तो वेल्दी सिटीजन्स और कॉर्पोरेशन तो रिलेक्टेंट है ज्यादा टैक्स देने से, तो यूबीआई अनवाइबल हो जाएगा। तो पेमेंट्स कहाँ से आएगी? पेमेंट वहीं से आएगी जब कोई ज्यादा दे सकता है। तो इसीलिए वन वे फंड का क्या हो सकता है, कम्युनिटी पर्पसेस, कम्युनिटी पर्पस से आप फंडिंग कीजिए। फंड जो है विलेज पंचायत में जाने चाहिए, सोसाइटी के साथ रिकनेक्शन होना चाहिए, तो कॉर्पोरेशंस को बेटर सिटीजनशिप बनने में मदद मिलनी चाहिए। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जो है सोशल एंटरप्राइजेस का वो अब गेन कर रहा है। सोशल उनके प्रोडक्ट्स में होते हैं। ग्रीनर एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, पीटी में इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। तो सिर्फ प्रॉफिट कॉर्पोरेशन नहीं, लिमिट के लिए नहीं, बड़े बिग कॉज के लिए एक सोसाइटल एंटरप्राइज का जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है, और उसमें सारे के सारे सिटीजन स्टेक होल्डर हो सकते हैं इन ए ड्यू वे। दैट इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस विद दिस आर्टिकल। डिजिटल बैंकिंग के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप प्लीज उस पर भी देखिए। प्लीज डू लुक इनटू द कॉज ऑफ यू नो, जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो आपका रॉकेट लॉन्चेस की जो बात हुई है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बात करूं, ऑलरेडी दिस इज बिन इन न्यूज, तो हियर आई वांट टू शो यू कि जो साइक्लोन सितरंग है उसका क्या ट्रेजेक्ट्री रही है। दिस इज द साइक्लोन सितरंग ट्रेजेक्ट्री। प्लीज डू हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड। वेस्ट बंगाल and part of northeast, and the sea, the way it has been shown, this is the projected location, and this is the cone of uncertainty. So this is what we can discuss here, and before we wind up, let's have a look at what Mint is providing for the day. हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को जिसको हम कहते हैं एसपीएसी। एसपीएसी एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। इसको ब्लैंक चेक कंपनी भी कहते हैं। जैसे कि जूम कार जो है वो अपने आप, कार शेयरिंग कंपनी जूम जो है अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक पे, तो वो अपने आप को मर्ज कर लेगी एक लिस्टेड कंपनी में, और उसका कोई अंडरलाइंग बिजनेस नहीं होगा, और जो फंड रेज करेगी सिर्फ इस अरेंजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। ऐसी लिस्टेड कंपनी को हम कहते हैं स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी या फिर ब्लैंक चेक कंपनी। वो जूम कार को हेल्प करेगी। उसके बाद जो है यात्रा ने पहले ऐसे ही किया है, या रिन्यू पावर ने भी ऐसे ही किया। तो यूएस में जहाँ पे एसपीएसी एक्शन लेता है वो वहाँ पर वर्क करती है। इंडियन एक्सचेंज में जो है एसपीएसी को अलाउ नहीं करते हैं। सेबी कंसीडर कर रहा है, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर्स जो है वो ग्लोबल एसपीएसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसपीएसी फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करने में मदद करती है, और बिजनेस जब मर्ज हो जाता है तो उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो एसपीएस प्रमोटर्स को बैक कर रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्ट अच्छा बिजनेस अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडली वो बिजनेस को बाई करने में हेल्प करते हैं। तो एसपीएस ही क्या हुए, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हुए। यानी कि आईपीओ से भी ज्यादा रिस्क है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा रिस्क है। ट्रेडिशनल आईपीओ रूट से ज्यादा रिस्क है, उससे भी ज्यादा ज्यादा रिस्क है। जैसा कि आपने ट्रेडिशनल आईपीओ रूट में देखा, जोमेटो पेटीएम वो जो है उनका है। तो स्पेक रूट जो है वो एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन है दो पार्टीज के बीच में, और जिसमें रिस्क ज्यादा है। यात्रा जो है अभी 77% अपने उससे डाउन है, और रिन्यू अपने 47% अपने उससे डाउन है। तो आप कह सकते हैं कि ये रिस्की बिजनेस जरूर है, लेकिन दैट इज हाउ द कंपनीज हैव डन। अगर मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊं, दिस इज हाउ इट इज, सी। तो एसपीएससी एक तरीके से बिजनेस मॉडल हुआ, एक तरीके से एक तरीका हुआ, एंड इट हैज बीन यूज्ड, दैट इज व्हाट वी कैन से। अभी एसपीएससी का स्लो डाउन हो गया है इन द रीसेंट टाइम्स।
That's what I wanted to share with you. Thank you very much. Wishing you all the best. Do make important notes and points. जो भी बोला जाए उसको समझिए, सोचिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करने से ज्यादा आपका मेंटल पीस और आपकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको एक कंसिस्टेंट तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए. एंड डू गेट बैक एंड शेयर योर आइडियाज एंड नॉलेज. Those who are working, they will definitely get success. All the best. Thank you very much.